हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने इतिहास की शुरुआत किया था। इतिहास का डिफिनेशन और इतिहास क्या है और इसको किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं इस पर चर्चा किया था। और उसी में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में विस्तृत रूप से कैटेगराइज किया था इसको कि पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग देखा था कि 3 काल में इसको हम बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। आपका पूरा पाषाण काल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल है ना। और ये पूरा पाषाण काल को फिर हम लोग 3 भाग कैटेगराइज कर रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक भी कहा जाता है। दिस इज पैलियोलिथिक, दिस इज पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, यह है मेसोलिथिक एज, यह है न्यूलिथिक, नवपाषाण काल। 3 भागों हम लोगों ने पढ़ा था। और पूरा पाषाण काल का पीरियड चूंकि काफी लंबा रहा है, 2.5 लाख से लेकर के ये 10,000 BC तक रहा है, इसलिए इसको फिर से 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इतिहास के जब पीरियड काफी लंबे हो जाते हैं, काफी लंबे पीरियड में निश्चित रूप से मानव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताएं परिवर्तित होती रहती हैं। क्योंकि चेंजिंग इज द नेचर ऑफ है ना हिस्ट्री का या नेचर है, उसमें चेंजिंग होता रहता है। और प्रकृति में जो हमेशा चेंज होता है उसके अनुसार हमारी एक्टिविटी भी चेंज होती है। जब नेचर चेंज करता है, इतिहास चेंज करता है। तो चेंजिंग जब होता है तो जिस प्रकार से उनका रहन सहन, खाना पीना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर इसको फिर से डिवाइड किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर हम लोग इस चार्ट के माध्यम से यह जानना चाह रहे हैं और कि इस समय लोग किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते थे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करता है, सदियों से होता आया है, आज भी हम लोग करते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। चूंकि उस समय लोग आदि मानव की जिंदगी जी रहे थे, उसमें अभी यहाँ पर लोग खास करके निम्न पूरा पाषाण काल में, अभी तो आपको देख रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से हम लोग देखें, होमोसेपियंस की जानकारी यहाँ मिलती है। ये आधुनिक मानव यहाँ था नहीं, फिर भी ये लोग अपने रहन सहन के बेहतर करने के लिए, जीवन यापन को चलाने के लिए, भोजन के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता था। तो ये कैसा टूल्स इस्तेमाल करते थे, किस क्षेत्र में इनका आवास था, निवास था, कहाँ रहते थे और ये क्या विशेषताएं थी, ये 3 तरह से हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। सारे कुछ चार्ट्स में हैं, आप इसको ध्यान से रखेंगे। जहां आवश्यकता होगी आप अपने कॉपी में नोट जरूर करेंगे। तो यहाँ देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल का पीरियड है 2.5 लाख से 1 लाख BC, 2.5 लाख से 1 लाख BC। मध्य पूरा पाषाण का 1 लाख से 40,000, इसका 40,000 10,000। लेकिन इसमें क्या था, उपकरण जो था, जो पत्थर के उपकरण प्रयोग हो रहे थे यहाँ पर, उसमें हस्त कुठार एक इंपॉर्टेंट है, हैंड एक्स। दूसरा खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स बोलते हैं इसको, चॉपिंग टूल्स, दबाने वाला उपकरण था। कोर्स है, कोर्स मतलब जो इसमें है ना, काटने के काम आता था, छेद करने का काम आता था। विदारणी, क्लीवर है। ये सब उपकरण आपको ऐसे याद रखना है। और इस समय के जो लोग थे, निम्न पाषाण काल में जो पाई गई है बस्तियां या इनका अपना रहन सहन क्षेत्र जो पाए गए हैं, वो सोहन घाटी क्षेत्र जो वर्तमान पाकिस्तान के एरिया में है, मद्रासियन संस्कृति है नर्मदा घाटी, परवरा घाटी में। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, UP, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी इसके अवशेष पाए गए हैं, उड़ीसा और असम। ये सारे क्षेत्र हैं जिसको आप यहाँ पर हम लोग इसके जो टूल्स हैं, टूल्स को हम स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे, देखेंगे, व्यवस्था हो जाती है, स्क्रीन शेयर किया जाएगा। आपको टूल्स के टाइप्स बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, आप स्क्रीन पर इसको देखेंगे भी। और इनकी विशेषताएं थी यहाँ पर क्या था कि इस समय बेसिकली निम्न पूरा पाषाण काल का जो पीरियड था वो हिम युग का पीरियड है। ग्लेशियल एज था, आइस एज था, बर्फ जमा हुआ था। तो बर्फ जमा होने के कारण क्या था, पेड़ पौधे नहीं थे, छोटे छोटे जीव जंतु नहीं थे। तो इनका जो जीवन था काफी कठिन जीवन जी रहे थे लोग। इसीलिए ये लोग अस्थिर जीवन था, कहीं भी स्थिर रह के नहीं रह पाते थे। इसलिए नोमैडिक सोसाइटी के रूप में लोग रह रहे थे। और ये भोजन संग्राहक थे, फूड गैदर्ड सोसाइटी, भोजन संग्राहक, फूड गैदरिंग, खाना जहां तहां से खोजकर जमा करके लाते थे। ये यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। अभी प्रोडक्शन के कोई इनके पास न तो तकनीक थी, न तो आइडिया था, न नॉलेज था, और न तो प्रकृति का सपोर्ट था। इसलिए लोग भोजन संग्राहक थे। और
अग्नि की जानकारी इनको हो चुकी थी, थोड़ा बहुत, बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जानकारी इनको हो गई थी। और ये गुफा में भीमबेटका बेलन घाटी में कुछ गुफाएं मिली है, वहां से अवशेष मिले हैं। ये लोग भी गुफा में रहने का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिए थे, है ना। तो इस प्रकार से आपका निम्न पुरापाषाण काल का आपका ये पार्ट है, अवधि, उपकरण, क्षेत्र और विशेषताएं। इसी प्रकार आपका मध्य पुरापाषाण काल, जिसका पीरियड है 1,40,000 वर्ष, इसमें फ्लेक कल्चर आ जाता है। फ्लेक का मतलब होता है पत्थर का पतला पतला पार्ट, है ना, एक पतला थीन शीट बना लेना, उसे काटने का काम आता है। तो फ्लेक संस्कृति बोलते थे इसको, फ्लेक कल्चर, फलक संस्कृति। और इन फ्लेकों से जो काटने वाले पार्ट थे, इससे क्या था, पत्थर को काट कर इसे छील कर अलग अलग टूल्स बनाते थे, जिसको बोलते हैं बेधक, बोरर्स, छेद करने वाला, बोर करने वाला, खुरचनी, स्क्रैपर, छीलने वाला, बेधनिया, पॉइंट जो नुकीला होता था, इससे भी हम लोग क्या करते थे, काटते और कोची को फाड़ने का काम आता था वो। ये इस तरह के औजार यहाँ पर होते थे। इनका जो क्षेत्र था बेसिकली प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। बेलन घाटी यूपी में, सोन की घाटी है, नदी घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी, बेतवा घाटी, नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है। और ये राजस्थान वाले एरिया में इनका अपना क्षेत्र था। अभी भी इस समय के लोग भोजन संग्राहक ही थे, क्योंकि अभी भी तकनीक उतनी बेहतर नहीं हुई थी। अभी भी हिम युग का फेज चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भोजन उत्पादन नहीं हो रहा था। लेकिन अग्नि का उपयोग यहाँ पर ज्यादा हो रहा था और मृतक संस्कार प्रथा प्रचलित हो गई थी। मतलब इनका सेंस इतना डेवलप हो गया था, लोगों के मृत्यु के बाद उसका ये लोग अंतिम संस्कार करते थे। मतलब कि ये पहले मरने के बाद छोड़ देते होंगे, उससे गंदगी फैलती होगी, समस्याएं होती होंगी, तो इनको समझ में आया, मतलब आइडिया इनका डेवलप होता दिख रहा है यहाँ पर, तो मृतक संस्कार प्रचलित हो जाता है। उसके बाद तीसरा आप देख रहे हैं उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक या लेटर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं इसको हम लोग, इसको लेटर पैलियोलिथिक भी बोला जाता है, अपर या लेटर पैलियोलिथिक। इसका फेज है 4000 से 10,000 BC। यहाँ पर पत्थर के ब्लेडों से औजार बनाए जाते, टूल्स बनाए जाते थे। ब्लेड और पतला पतला पार्ट होता था, जिससे विभिन्न प्रकार के नाइफ्स, चाकू, ब्यूरिंस, बेधक जो आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट्स है, खुरचनी, स्क्रैपर, है ना, इस प्रकार से आपको भिन्न भिन्न औजार बनाए जाते थे। और इनका क्षेत्र भी था बेलन घाटी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी में है, ये हर संस्कृति को मिल रही है। इसके अलावा रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, बीजापुर कर्नाटक में है, इनाम गांव, सोन घाटी, भीमबेटका, श्रीभुज जो झारखंड में है। ये सारा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से क्षेत्र है इसका उच्च पुरापाषाण काल का। इस समय अब यहाँ देखिए नई चीज है, हिम युग का अंतिम चरण आ जाता है। हिम युग का अंतिम चरण आता है एक, तो सर होमोसेपियंस का, आधुनिक मानव का आविर्भाव यहीं पे होता है। ध्यान रखें, होमोसेपियंस उच्च पुरापाषाण काल में आता है, और जब होमोसेपियंस आता है मतलब आधुनिक मानव की सोच विकसित हो जाती है और ये झुंड में रहना पसंद करने लगते हैं और चमड़े का वस्त्र भी पहनते, क्योंकि होमोसेपियंस आधुनिक मानव है। तो अब ये जानवरों के जो चमड़े होते थे, स्किन होते थे, उसको बेहतर तरीके से साफ करके धो करके उसको यूज करता था वस्त्र के रूप में। और यहाँ पर धीरे धीरे पुरुष और महिलाओं के में श्रम विभाजन हो जाता है, क्योंकि जानकारी इनको हो जाती है, कुछ टूल्स वगैरह भी डेवलप होता है। और ये लोग, पुरुष शिकार करने जाते थे और महिलाएं घर का काम करती थी। ये थोड़ा सा यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है। तो पुरुष और महिलाओं में श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन हो जाता है, और चित्रकारी भी धीरे धीरे इसके अवशेष मिलने लगते हैं कुछ गुफाओं में। ये आपको कुछ चीज जैसे भीमबेटका में गुफाओं में मिलता है ना, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार आपका पैलियोलिथिक एज यहाँ से ये पार्ट यहाँ तक था। हम समझ रहे हैं, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बताया था, आप कॉपी रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बीच में नोट करते जाएंगे, अदरवाइज दोबारा वीडियो को देखेंगे एक बार 2 बार, सब समझ में आपको आएगा। दूसरा है मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, क्योंकि नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच में मेसोलिथिक है। इसका फेज 10,000 से 5,000 और कहीं कहीं 4,000, किसी क्षेत्र में 4,000 में खत्म हुआ, कहीं 5,000 में खत्म हो गया था। यहाँ भी ब्लेड कल्चर था, पॉइंट्स जो पहले वाले थे। यहाँ एक नया आता है ल्यूनेट, अंध्रचंद्राकार, जैसा हंसिया आज के जमाने में होता है। आज का जो हंसिया होता है फसल को काटने के लिए, उस प्रकार यहाँ पर ल्यूनेट था, है ना, अर्धचंद्राकार। एक ट्रेपेजी था, समलम, ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा समलम इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के काटने के काम आते थे। उपकरण में यहाँ पर हत्थे लगाए जाते हैं, हैंड भी लगाया जाता था, हैंडल।
और ये हैंडल हड्डी के होते थे या हाथी दांत के होते थे, ये आपको याद रखना है सब चीज। तो अर्धचंद्राकार जो है हशिया है, प्रयोग मध्य पाषाण काल में होता है, ठीक है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जंगली पौधों को ये लोग काटते होंगे, जंगली पौधे को काट करके अपने लिए इस्तेमाल करते होंगे, निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा। तो इसके अवशेष मिलते हैं वीरभानपुर वेस्ट बंगाल में, लखनाज गुजरात, जगह का नाम है लखनाज का है गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय यूपी, महदहा, ये सब आपका जगह काफी इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे बहुत सारे अवशेष मिले जिसकी जानकारी हम लोग आगे प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, बर्फ पिघलना शुरू होता है, बर्फ के पिघलने से बहुत सारा जमीन ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे घास या वनस्पतियां उग जाती हैं। जब घास आता है, वनस्पति आ जाती है, तो छोटे छोटे जानवर जो घासों पर वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जानवर होते हैं, उनका आविर्भाव यहाँ पर होता है। अब जाहिर है जब छोटे छोटे जानवर यहाँ पर आविर्भाव उनका होता है, तो शिकार करने के लिए छोटे छोटे जानवरों की को इन्होंने अपना शिकार में के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब इन छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए छोटे छोटे औजार बनाने जाने लगे। तो लघु औजार, सूक्ष्म पाषाण, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलीथ। देखिए यहाँ लिखा है माइक्रोलीथ, सूक्ष्म पाषाण, ये अलग फेज ही है। ये मध्य पाषाण, जलवायु परिवर्तन, घास हुआ, वनस्पति हुआ, छोटे जानवर, तो छोटे हथियार, इसी देखिए हथियार भी यहाँ चेंज हो जाता है, और इसको सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। और चूंकि टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है, जीवन थोड़ा सा सरल होता है, और फलतः यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है ना, जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि होनी शुरू होती है। अब लोग टोली में रहना, झुंड में रहना पसंद करते हैं। इससे क्या होगा, कुल परंपरा की शुरुआत हो जाती है, वंश परंपरा धीरे धीरे आएगा यहाँ पर। मतलब अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको शुरू होगा। उतना भी नॉलेज डेवलप नहीं है, फिर भी टोली में रहेगा, एक टोली एक कुल, दूसरा टोली दूसरा कुल, तीसरा कुल तीसरा कुल, इस तरह से जो हम लोग वैदिक काल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, कुल है ना, ग्राम, विश्व, जन। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर स्थिरता के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे लोग एक जगह रहना प्रारंभ करेगा, जो कि झोपड़ी वगैरह साक्ष्य मिले, जैसे महदहा, सराय नाहर राय में झोपड़ी मिलते हैं, इसे आप याद रखेंगे, इसको इसे मिलाना है। राय नाहर महदहा में कुछ झोपड़ी के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं, आरंभिक कृषि भी होता है, जो बताया था हमने कि जंगली फसलों को ये लोगों ने क्या किया, उसी को काट करके अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ा, बाद में अगले बार में खेती करेंगे वो। तो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से आपको आदमगढ़ और बागोर से, आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान। पशुपालन में पशुपालन का अवशेष कैसे मिलता है, तो एक तो पशुओं की हड्डियां मिली एक जगह, दूसरा जो पशुओं के जो वेस्टेज होते हैं, गोबर होते हैं, मलमूत्र होते हैं, उसका ढेर मिलता है एक जगह पर, बहुत बड़ा ढेर मिला है यहाँ आदमगढ़ और बागोर। इससे पता चलता है कि लोग पशु को पालते थे, क्योंकि एक ही जगह ढेर मिलने का मतलब जानवर एक जगह रहता होगा लंबे समय तक, तो लंबे समय तक जानवर जगह है, इसका मतलब पशु को जरूर स्थिरता प्रदान किया गया, मतलब पशु का पालन किया गया होगा। एक ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो गया, पशुपालन और झोपड़ी का साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब नवपाषाण काल सबसे इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज है ना, 9000 BC से 2500 BC, इसके बाद आपका ब्रॉन्ज एज में इसका चेंजिंग हो जाएगा, आईबीसी में जाएगा, ब्रॉन्ज एज या आईबीसी में इसका, इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका यहाँ पर पॉलिशदार हथियार बनना शुरू हो गया, मतलब हथियारों को पॉलिश करने की कला भी विकसित हो गई। अब इन लोगों को नॉलेज डेवलप हुआ और वो लोग पॉलिश करना प्रारंभ कर दिए। यहाँ पर एक नया देखिए हथियार है, टूल्स है, शेल्ट, हस्त कुठार, ल्यूनेट जो पहले था वहां तो है ही, ल्यूनेट हरिचंद्राकार, ओखली और मुसल भी बन गया यहाँ पे, चूंकि ओखली मुसल में अनाज को, गेहूं को और धान को, चावल को ये लोग ओखली में, मुसल में कूटने का काम करते थे। इसके अलावा छेनी, छुरी, नाइफ, बर्छी, कांटा जो मछली पकड़ने के लिए होता है, बंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मछली का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। मछली यहीं से शुरू करता है लोग, ये कांटा के अवशेष यहाँ देख रहे हैं, बंसी का प्रयोग ये लोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका जो अवशेष कहाँ का मिला, मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ 7000 BC में गेहूं के अवशेष मिले, प्रथम कृषि का साक्ष्य। ये मेहरगढ़ में पहला कृषि के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर, और गेहूं का खेती यहाँ होता था 7000 BC में। इसी प्रकार बुर्जहोम एक जगह मिला है, गुफकराल मिला है, ये दोनों कश्मीर में है। बुर्जहोम का मतलब होता है जन्म स्थान, जहां मालिक के शव के साथ कुत्ते के दफन का साक्ष्य मिला है, मालिक के शव के साथ कुत्ते का दफन। गुफकराल में कुम्हार की गुफा मिली है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग अब मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पकाते थे, है ना। ये कुम्हार की गुफा का नाम है, अर्थ है गुफकराल का अर्थ, बुर्जहोम का अर्थ। चिरांद एक जगह है आपका बिहार के सारण जिले में, चिरांद
जहां पर हड्डी के औजार मिले हैं, खासकर हिरन के सींग के औजार मिले हैं, हड्डी के सींग यहाँ पर औजार मिले हैं। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। ये सब सब आपका इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये सारे साइट्स इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसी प्रकार कोल्डिहवा, जहाँ चावल के साक्ष्य मिलते हैं 7000 BC में, ये कोल्डिहवा यूपी में है। बेलन नदी घाटी, ये सब याद रखना है। बेलन घाटी आपको हर जगह इंपॉर्टेंट है। बेलन घाटी, तो यहाँ पर ये कोल्डिहवा बेलन घाटी में। चौपानी मांडो है, यहाँ पर मृदभांड बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो मृदभांड के अवशेष मिलते हैं। ये सारा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, पहले मैंने बताया, फिर दोबारा बताया जा रहा है। इसको आप जरूर नोट करेंगे, याद रखेंगे कहाँ से क्या मिला है। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर का आपका सारा पार्ट लगभग क्लियर कट आपको परीक्षा के लिए फायदेमंद होगा। फिर ये वाला पार्ट आपको पढ़ लेना है और इतना आप पढ़ सकते हैं, बाकी सब याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और इसके हम जो हम पहले बताया था हमने कि इसको हम देखेंगे, इसका जो टूल्स है, टूल्स का पिक्चर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इसमें। तो ये देखिए, जो नवपाषाण काल काफी क्रांतिकारी थी। भारतीय इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए, जितनी भी क्रांतियां हुई है, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्रांतिकारी, मानव जीवन में बड़ा चेंजिंग लाने वाला, ड्रास्टिक चेंजिंग लाने वाला काल था नवपाषाण काल। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग अब भोजन संग्राहक जीवन से भोजन उत्पादक बन गए, प्रोड्यूसर बन गए। अब यहाँ हम लोग प्रोड्यूसर बन गए, खेती करना प्रारंभ कर दिए। स्थायी बस्तियों का निर्माण होना हुआ शुरू हो गया। खेती और पशुपालन, खेती देखिए ना यहाँ से आप, मेहरगढ़ से, कोल्डिहवा से, है ना। तो खेती के साक्ष्य मिल गए। पशुपालन तो पहले से कर ही रहे थे, अब हम लोग बड़े पैमाने पर, क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुपालन एसोसिएट एक्टिविटी होती है। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन कृषि को संपन्न बनाने के लिए भी करने लगा। दूध पीने के लिए, मांस खाने के लिए करता ही था। अब कृषि में भी सपोर्ट करने के लिए खेती की बात होती थी। मृदभांड बनाना शुरू कर दिया ये लोग। मिट्टी के बर्तन, हमने बताया चौपानी मांडो में इसके अवशेष मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन को बनाना, उसको आग में पकाना, देखें ना, गुफकराल, कुमार की गुफा, आग में पकाना, उसको रंगना, उस पर चित्रकारी करना, ये सारी चीज यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हुआ। आभूषण भी बनते थे, और ये आभूषण हड्डी के होते थे, पत्थर के होते थे। क्योंकि धातु का प्रयोग लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग धातु एज में नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार धातु नहीं था, गलती नहीं करना है। तांबे के प्रयोग होते थे, ऐसा गलती नहीं कर देना है। कांसे के प्रयोग होते थे, ऐसा गलती नहीं करना है। सोना चांदी कहीं कुछ भी नहीं था अभी, इसलिए हड्डी और पत्थर। इसके अलावा यहाँ पर कोई मंदिर या पुरोहित का अवशेष नहीं है। मतलब इनकी आइडियोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि वो मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाए, या फिर पुरोहित का ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। लेकिन जादूगर के समुदाय कुछ थे जो विभिन्न प्रकार के जादू वगैरह किया करते थे, उसका कुछ प्रभाव था समाज में। लेकिन पुनर्जन्म के में विश्वास, ऐसा प्रतीत होता है, इतिहास में बहुत सारा चीजें समझना है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ही था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म में विश्वास था। क्योंकि दफन का साक्ष्य मिलता है, जिसमें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं बुर्ज होम में कि मालिक के शव के साथ कुत्ते का दफन, या फिर बहुत जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ शव संस्कार के साथ साथ उनको उपयोग में लाए जाने वाली वस्तु, जैसे मृदभांड वगैरह का भी वो लोग उपयोग करते थे, डाल देते थे। आज भी होता है, आज भी जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देखते होंगे उसके उपयोग की सामग्री को लोग उसके साथ दे देते हैं, या फिर पंडित जी को दान भी करते हैं। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पर था। ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का दूसरे जन्म में वो जाता है, या फिर वो उसकी आत्मा रहती है, और उसका जो सामान दिया गया है वो सारे वस्तुओं को उपयोग करेगा और शांतिपूर्वक रहे। ऐसा कॉन्सेप्ट था, ऐसा लोग मानना है इसको। इसके अलावा ये सारी संस्कृति से देख रहे हैं। और मृतक संस्कार के बाद बड़े बड़े पत्थर लगाने की परंपरा शुरू, खासकर दक्षिण भारत में जो समाधान होते थे, कब्रगाह होता था, कब्र होता था, उस पर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। तो बड़े बड़े पत्थर को लिथ, है ना, लिथ से हो गया, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पैलियोलिथ, है ना, मेसोलिथ, नियोलिथ, और जो बड़े पत्थर होते थे बोलते थे मेगालिथ, बड़े बड़े चट्टान दक्षिण भारत का। तो ये महापाषाण कल्चर भी शुरू होता है, और दक्षिणी भारत में ज्यादा प्रभाव थे, और यहाँ पर दक्षिण भारत सीधे लॉ कल्चर वहां आता है। यहाँ तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर स्टोन एज है, पाषाण एज है, पाषाण के बाद ताम्र पाषाण, उसके बाद ब्रॉन्ज, तब लौह आता है। लेकिन दक्षिणी भारत में पाषाण के बाद सीधे लौह आ जाता है। इस प्रकार मुझे लगता है कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। पूरा चार्ट ध्यान से आपने देखा है, उसको दोबारा भी देखना है, बस समझना है, नोट्स बनाना है। और पहले वीडियो में इसके 3 कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो आप दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।